देखो जी ये आ गए हैं, सबके दिलों पे छा गए हैं, इनको पहचान लो, ये है डॉन। टन 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 टन। देखिए नमस्कार, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के बारे में बताने के लिए। देखिए हाजी मस्तान कौन थे, क्या किया इन्होंने और किस तरीके से जो है इन्होंने स्मगलिंग में पैसा कमाया और जो है देखते देखते ये एक बहुत सबसे बड़े डॉन बन गए। देखिए सबसे पहले मैं हाजी मस्तान के बारे में बात कर रहा हूं। 1 मार्च सन 1926 को तमिलनाडु के कुडालोर के पनाईकुलम, तमिलनाडु के कुडालोर के पनाईकुलम में इनका जन्म होता है। नाम रखा जाता है मस्तान मिर्जा। चूंकि ये एक मुस्लिम गरीब परिवार में पैदा होते हैं और इनका जो है लालन पोषण जो है ठीक तरीके से नहीं हो पाता क्योंकि इनके पिता की आमदनी उतनी नहीं रहती है। तो मस्तान मिर्जा जो है धीरे धीरे बड़े होते हैं और जब ये 8 वर्ष के हो जाते हैं, कितने 8 वर्ष के हो जाते हैं, तो इनके पिता इनको लेकर कहाँ आ जाते हैं, मुंबई में ये आते हैं। मुंबई में इनके पिता जो है क्राफर्ड मार्केट में क्या करते हैं, उसी क्राफर्ड मार्केट में एक लेते हैं दुकान और दुकान का नंबर रहता है 7, दुकान नंबर 7। ये कहाँ रहती है, जो मुंबई से हज यात्रा के लिए जो हज यात्री जाते थे ठीक उसी के बगल में ये दुकान होती है। और दुकान पर काम क्या करते हैं, साइकिल बनाने का, यानी साइकिल पंक्चर वगैरह जो हो जाती है उसी को बनाने का काम जो है इनके पिता करते रहते हैं। चूंकि परिवार की माली हालात ठीक नहीं थी, परिवार की माली हालात गिरते हुए देखकर इनके पिता बड़ा परेशान रहते थे और पिता की परेशानी जो है ये हाजी मस्तान से देखी नहीं जाती थी। लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए, आमदनी कम थी, खर्चा ज़्यादा था। धीरे धीरे जब ये बड़े हुए तो लगभग ये जब 18 वर्ष के हो गए, कितने 18 वर्ष के हो गए, तो इन्होंने एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया, कुली बनने का। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी दीवार में अमिताभ बच्चन ने जो कुली का रोल निभाया था वो इन्हीं के जीवन से प्रभावित, जो इन्हीं के जीवन से जो है वो जुड़ी हुई जो है ये दीवार जो है फिल्म बनी हुई है। तो कुली का काम जो है ये करने लगे। और कुली का काम ये कहाँ करते थे ये भी सुन लीजिए, इंदिरा डाक जो है वहां पर कुली जो है, जो पानी का जहाज होता है जहां से हज यात्री वगैरह जाते हैं और सामान आता है, वहीं पर ये कुली का काम जो है करने लगते हैं ताकि परिवार की माली हालात, इनकी स्थिति जो है सुधर जाए। तो धीरे धीरे जब ये काम जो है शुरू किए थे तो इन्होंने देखा कि मुंबई एक ऐसा मार्ग है, यानी इंदिरा डाक, जहां पर जो है ये कुली का काम लोग और सब कुली भी इनके साथ काम करते थे। तो इन्होंने देखा कि जो हज यात्रा पर जो यात्री जाते हैं उनको जो है कोई चेकिंग नहीं होती है। वो जो है, अब मुंबई ही एक मार्ग था जहां से जो है हज यात्री जो है हज के लिए जाते थे। असल में जो इनकी दुकान थी, दुकान नंबर 7, उसी के ठीक बगल में जो है मुसाफिर खाना था जहां पर हज यात्री ठहरते थे और वहीं पर जो है भारत सरकार इनको वीज़ा देती थी और 90 दिन के लिए हज यात्री जो है हज के लिए रवाना हो जाते थे। अब चूंकि इंदिरा डाक पर ही जो है वहीं पर जो है ये बोझा उठाने का काम करते थे, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है और बिना चेक किए हुए जो है लोग सामान भी ला रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक दिमाग लगाया। देखिए दिमाग कहाँ से लगाया, इसीलिए कहते हैं कि दिमाग, सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ाइए, ठीक है ना। इन्होंने दिमाग क्या लगाया, दिमाग ये लगाया कि क्यों ना हो ये जो है सोने और चांदी की तस्करी किया जाए। और ये सोने और चांदी की तस्करी में लग गए। सोने और चांदी की तस्करी जो है ये कैसे करते थे, उस समय खजूर का डिब्बा आता था, लगभग 30 या 40 किलो का होता था, 30 या 40 kg का होता था। उसी में जो है चांदी या सोना भर के ये लाया जाता था और लाकर जो है वो क्या कहते हैं, हाजी मस्तान जो है इसको बाहर निकालता था और उसके जो है अपने आवश्यकता अनुसार जो है उसको बेच देता था। ये सिलसिला चल रहा था। इनको देखकर वहाँ के कुछ कुली भी जो है इस काम में लग गए, पैसा बहुत था।
थोड़ा सा जोखिम था। जोखिम भी क्या था, वहां पर चेकिंग तो हो नहीं रही थी और भी कुली वहां पर लग गए। और कुली में देखिए, उसमें कुछ कुली का नाम मैं यहां पर स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं क्योंकि वो हाजी मस्तान के साथ लगे हुए थे। एक कुली का नाम जो था वो था अशरफ रहमान। अशरफ रहमान, जिनको प्यार से जो है लोग कहते थे लल्लू। क्या कहते थे? लल्लू। और दूसरे का नाम था नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, इनको प्यार से लोग कहते थे नूरा 28। तो जब तस्करी का सामान यानी सोने का सामान जब क्राफर्ड मार्केट यानी कि वही इंदिरा डाक पर जब आता था तो कुछ कुली जो है ये नूरा 28 यानी 28 नंबर की इनकी कार थी, उसी कार के पीछे जो है ये सोना और चांदी जो है रख दिया जाता था और नूरा जो है उसको लेकर चला जाता था। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 60 और 70 के दशक में ये सिलसिला लगातार चलता रहा और इसके जरिए हाजी मस्तान जो है देखते देखते जो है करोड़पति बन गया। इतना पैसा उसने अर्जित कर लिया कि वो कोई भी काम जो है बड़ी आसानी से उसको जो है अंजाम दे देता था। यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में संजीव कुमार, दिलीप कुमार तक उस समय के महानायक जो कहलाते थे वो इनके जो है दोस्त थे। पुलिस विभाग में भी जो है इसने दोस्ती काफी अच्छी बना ली थी। ये बात करने में बड़ा माहिर था। देखिए, मोटिवेट अगर आप किसी को कर दो, अपनी बातों से इंप्रेस कर दो तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। इंप्रेशन जो होता है ना, वही जो है आपको आगे चल के काम देता है। पुलिस विभाग को भी जो है, पुलिस के कुछ अधिकारियों को भी इसने अपनी ओर कर लिया, महंगी गिफ्ट देकर। अब जाहिर सी बात है, जब महंगी गिफ्ट आप दोगे तो उनका जो है जमीर तो थोड़ा झुकेगा ही हाजी मस्तान की तरफ। अब भाई उनको जो है वो गिफ्ट आड़े आ जा रहा था। जब भी कोई ऐसी बात आती थी तो हाजी मस्तान को पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी, इत्तला कर दिया जाता था। हाजी मस्तान थोड़ा सचेत हो जाते थे क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग और बड़े बड़े नेता जो थे उसके दोस्त बन चुके थे। उसके अच्छे खासे जो है बातचीत करने वाले अच्छे खासे लोगों में जो है उसकी गिनती होने लगी थी। अब सुनिए, अब इसका प्रभाव जो है धीरे धीरे पूरा बढ़ने लगा। पूरे मुंबई में जो है ये छा गया। यहां तक कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी उसके प्रभाव से बड़ा चिंतित हो गई। तो एक बार क्या हुआ कि इंटेलिजेंस विभाग को यानी रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग को रिपोर्ट मिलती है कि यहां पर सोने चांदी की स्मगलिंग हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं एक वाकया आपको बता देता हूं, एक चीज बता देता हूं कि जो इसने दुकान ली थी, दुकान नंबर 7, उसी के बगल में दुकान नंबर 8 भी ले लिया और दुकान नंबर 9 भी ले लिया। और मुसाफिर खाने के ठीक बगल में जहां हज यात्री जो है हज के लिए जाते थे, दुकान नंबर 8 और दुकान नंबर 9, दुकान नंबर 8 और दुकान नंबर 9 को इसने नाम दिया, बनाया डायमंड क्लब। और यहीं से उसका जो है शुरू होता है बिजनेस बैठे बैठे। क्या नाम रखा? डायमंड क्लब। अब इस डायमंड क्लब में आता कौन था? मुंबई के बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े लोग आते थे। वहां पर जुआ होता था, वहां पर जो है बातें होती थी, वहां पर जो है तैयारी की जाती थी, वहां पर जो है पूरी प्लानिंग की जाती थी किस तरीके से काम को अंजाम देना है। इस डायमंड क्लब में आने वाले लोगों में मैं स्पष्ट रूप से आपको नाम बता देता हूं, करीम लाला, जो हिंदुस्तान का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। करीम लाला आता था और साउथ का रहने वाला वरदराजन मुदलियार जो साउथ का था वो भी आता था और तमाम लोग जो है, दाऊद इब्राहिम का बड़े भाई साबिर कास्कर वो भी आता था। यहाँ पर पूरा जमघटा लगता था, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन आते थे, बड़े बड़े बदमाशों का झुंड लगता था। यहीं पर रात भर जुआ होता था और आगे की प्लानिंग तय की जाती थी। जब इंटेलिजेंस रेवेन्यू विभाग को जब ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है सोने स्मगलिंग की जो सोने चांदी की स्मगलिंग हो रही है, तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कौन? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने क्या किया? छापा मारा।
और छापा मार के क्या हुआ कि उन्होंने जो है लल्लू को पकड़ लिया, लल्लू को, और लल्लू को पकड़कर वो लेकर आए अपने थाने में और 3rd डिग्री इस्तेमाल किया। कौन सी डिग्री? 3rd डिग्री। 3rd डिग्री क्या होती है? 3rd डिग्री उसको कहते हैं जो मुजरिम को पीटने के लिए लागू की जाती है। बेतहाशा पीटा जाता है, नाखून उखून तक नोच लिया जाता है, बाल पकड़ के पूरा बाल जो है उखाड़ लिया जाता है, और टांगों पर, हाथ पर बेहिसाब मार पड़ती है, हंटर मार पड़ती है। जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारी ने उसको उठाया लल्लू को डायमंड क्लब से, तो डायमंड क्लब में जब उठाकर उसको लेकर आए और उसको पीटा और उससे उगलवाना चाह रहे थे कि इसके पीछे किसका हाथ है, लाख कोशिश करने के बाद भी लल्लू ने अपना मुंह नहीं खोला। अंततः सबूत ना मिलने के कारण कोर्ट से वो रिहा होता है और हाजी मस्तान खुश होकर उसको डायमंड क्लब जो है क्या दे देते हैं? उपहार में दे देते हैं कि ले जाओ, आज से डायमंड क्लब तुम चलाओ। और जो दुकान नंबर 7 थी वो जो है नूरा 28 को दे दी जाती है कि आप भी जो है अपने हिसाब से जो है काम को अंजाम दो। इसका कद बढ़ गया था और इंदिरा गांधी जो है इसके प्रभाव से थोड़ा परेशान थी ही। इंदिरा गांधी जो है बड़ा चिंतित ये थी कि इसका प्रभाव इतना बढ़ गया है कि धीरे धीरे देखते देखते ऐसा ना हो कि ये पूरे महाराष्ट्र में छा जाए। तो इंदिरा अब उस समय जो है क्या होता है कि भारतीय इतिहास का, भारतीय संविधान का एक काला पन्ना अध्याय लिखा जाता है और नाम क्या होता है? इमरजेंसी, आपातकाल। भारत में आपातकाल लग जाता है, इमरजेंसी। अब यहां पे इमरजेंसी जब लगती है, आपातकाल लगता है, तो तमाम बड़े बड़े नेता जो विरोधी दल के थे, इंदिरा गांधी की जो सपोर्टर थे, इंदिरा गांधी ने उनको सेफ रख दिया था। बड़े बड़े जो नेता थे, मीडिया रिपोर्टर थे, बड़े बड़े उद्योगपति जो थे, बड़े बड़े जो क्रिमिनल थे, उनको जो है क्या किया जाने लगा? जेल में बंद किया जाने लगा। यहां तक कि पत्रकार वगैरह सबको जेल में बंद किया जाने लगा। इमरजेंसी कब लगी थी ये भी सुन लीजिए। इमरजेंसी लगी थी 25 जून सन 1975 से लेके ये लगी थी लगभग 21 मार्च सन 1977 के बीच ये इमरजेंसी लगी थी। और ये इमरजेंसी जो है उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इंदिरा गांधी के कहने पर, इंदिरा गांधी के इशारे पर फखरुद्दीन अली अहमद जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। हाजी मस्तान भी जेल में डाल दिया गया। हाजी मस्तान को जो है जेल में डालने पर जो क्या हुआ कि तमाम मीडिया के लोग, तमाम पत्रकार, तमाम बड़े बड़े नेता भी उस समय जेल में थे। तो हाजी मस्तान की मुलाकात होती है जेपी नारायण से। जेपी नारायण कौन? जेपी नारायण जो है ये बहुत बड़े नेता थे और इनका पूरा नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की बातों से ये इतना प्रभावित होते हैं कि वहीं पर ये कसम खा लेते हैं कि आज के बाद मैं स्मगलिंग का धंधा छोड़ दूंगा। सन 1980-81 में जब ये जेल से रिहा होते हैं तो ये जो है पॉलिटिक्स में उतरते हैं और अपनी खुद की एक क्या बनाते हैं? पार्टी बनाते हैं और पार्टी का नाम रहता है दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। क्या नाम रहता है? दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ के जो है ये क्या बनाए जाते हैं? पार्टी के, इन्होंने पार्टी का गठन किया और ये सोच कर किया कि ये पार्टी अगर सक्सेस हो जाएगी तो मैं पार्टी में पूरे तरीके से राजनीति में उतर जाऊंगा। लेकिन होता इसके उलट है। क्या होता है जानते हो? ये इनकी पार्टी जो है कोई भी सीट नहीं जीत पाती और सक्सेस नहीं हो पाती और इनकी पार्टी जो है पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाती है। उधर वरदराजन मुदलियार भी जो है तमिलनाडु लौट जाता है, वापस चला जाता है और मुंबई में जो है दाऊद इब्राहिम जो है थोड़ा थोड़ा आगे पनपने लगता है। तो मैं बात कर रहा हूं हाजी मस्तान की। जब दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ 1985 सन 1985 में जब ये बनाते हैं ईस्वी में, और उसके बाद जो है ये फ्लॉप हो जाती है। और फ्लॉप होने के बाद जो है ये स्मगलिंग की दुनिया से जो है हट चुके थे और स्मगलिंग की दुनिया से इन्होंने नाता तोड़ दिया था। और ये जो है अब घर में ही जो है आराम करते थे और इन्होंने जो है 2 शादियां की। इन्होंने 2 शादियां की। एक
एक का नाम था रेहाना, जो कि यहाँ एक वाकया मैं बताता हूँ। इनको जो है मधुबाला बहुत पसंद थी, मधुबाला की शक्ल इनको बहुत पसंद थी। मधुबाला से एक बार इन्होंने प्रस्ताव भेजा कि आप मुझसे शादी कर लो, लेकिन मधुबाला ने इनकार कर दिया। और मधुबाला ने यह कह के इनकार किया कि मैं किसी अंडरवर्ल्ड या डॉन या गुंडे से मैं शादी नहीं कर सकती। और मधुबाला का उस समय जो है अफेयर किसी और से चल रहा था। तो मधुबाला से ठीक मिलती जुलती एक हीरोइन थी रेहाना। रेहाना से इन्होंने क्या किया, निकाह कर लिया। निकाह, ये जो है मधुबाला से इनकी शक्ल जो है बहुत ज़्यादा मिलती थी। और ये उभरती हुई अभिनेत्री थी, बहुत ज़्यादा उभरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। और निकाह करने के बाद जो है उनके साथ शादी किया, और उसके बाद जो है ये हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन उन्होंने दूसरा निकाह किया शाहजहां बेगम सोना से। शाहजहां बेगम उर्फ सोना से निकाह किया, और जीवन पर्यंत सोना यानी कि शाहजहां बेगम जो है उनके साथ रही जीवन पर्यंत तक, यानी आखिरी सांस तक। और धीरे धीरे इनकी सेहत गिरने लगी, और अंततः क्या हुआ, 25 जून सन 1994, 25 जून सन 1994 को हार्ट फेल हो जाने से हाजी मस्तान की क्या हुई, मृत्यु हो गई। यानी हृदय गति रुक जाने के वजह से कारण इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर अंडरवर्ल्ड डॉन का एक अध्याय समाप्त होता है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, प्लीज़। धन्यवाद, शब्बा खैर।